राजा प्रदेशी और कुमार श्रमण केशी का संवाद अब समाप्ति के निकट आ रहा है और जब कुमार श्रमण केशी ने उस लोहे का भार ढोने वाले अयोहारक का उदाहरण प्रस्तुत किया, समझाया, तब लगता है इस आगम में उल्लिखित बात के आधार पर इस लोह भार ढोने वाले अयोहारक का वो दृष्टांत सुनने से प्रदेशी का मन और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा। उसे यह तो संभवतः पहले ही आभास हो गया कि मेरी बात में अब दम नहीं है, गुरुजी की बात ने मेरी बात को काट दिया। काटते काटते मेरे सारे मंतव्य छिन्न मूल से मानो कर दिए गए हैं, तो गुरुजी की बात को गलत तो नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उसको सही भी लगने लग गया हो। और अयोहारक की बात सुनी, पहले यह मन में था कि कुल की परंपरा कैसे छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा। तब अयोहारक लोह का भार ढोने वाले का दृष्टांत सुना, कैसे उसे पश्चाताप करने पड़ा और साथी धनवान बन गए, वह गरीब रह गया, निर्धन हो गया। इस बात को सुनने के बाद लगता है प्रदेशी का सघन परिवर्तन हो गया, या यूं के आमूल चूल परिवर्तन उसके दिमाग में हो गया और अब वह मानो समर्पित हो रहा है। एत्थणम से पेशी राजा संबुद्धे केशिम कुमार समणम बंदई नमंसई बंदिता नमंसिता एवं वयासी नो खलु बनते अहम पच्छाणु ताविये भविष्यामि जहाव से पुरुषे अय भारये तम इच्छामीणम देवानुप्रियाणम अंतिये केवली पन्नतम धम्मम निशामित्तये। प्रदेशी बोला, वो संबुद्ध हो गया प्रदेशी, और कुमार श्रमण केशी को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर बोला, बनते मैं उस लोह भार वाले पुरुष की तरह पश्चाताप करने वाला नहीं बनूंगा। इसलिए मैं आपके पास केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनना चाहता हूं। कुमार श्रमण केशी ने धर्म कथा की और अब प्रदेशी ने कहा, मुझे आप गृही धर्म स्वीकार कराओ, यानी साधु नहीं, जो अपने श्रावक का धर्म है। वर्तमान में तो 12 व्रत चलते हैं, उस समय 12 व्रत तो रहे हो न रहे हो, चातुर्यामिक धर्म रहा हो सकता है। 4, हम आज की भाषा में यूं कह दें कि जो अनुव्रत है श्रावक के 12 व्रत शायद न हो, 4 अनुव्रतों को उसने स्थूल प्राणातिपात त्याग आदि के रूप में 4 अनुव्रत का चातुर्यामिक धर्म को कुमार श्रमण केशी के पास स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब वह श्वेतविका नगरी में लौटने का संकल्प वाला, अब मैं लौटूं, जाऊं, महल जहां भी जाना वहां जाऊं, वो जाने को संकल्पित हुआ। तब कुमार श्रमण केशी फिर कुछ बात कह देते हैं। वो तो जाने को संकल्पित था, तो फिर कुमार श्रमण केशी ने कहा, जानाशीणम तुमम पयसी कई आयुर्या पन्नता। ये प्रदेशी जानते हो क्या कि आचार्य कितने प्रकार के प्रज्ञप्त हैं? आचार्य कितने प्रकार के प्रज्ञप्त हैं जानते हो क्या? हंता जानामि
तो आयरिया पन्नता तंजहा कलायरिये सिप्पायरिये धम्मायरिये। यहां जानता हूं गुरुदेव, आचार्य 3 प्रकार के होते हैं, कला आचार्य, शिल्पाचार्य, धर्माचार्य। प्रदेशी, क्या तुम जानते हो तीनों आचार्यों में किस आचार्य के प्रति कैसी विनय प्रतिपत्ति प्रयुक्त करनी चाहिए? उनके साथ, इन आचार्यों में किसके साथ कैसा विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यह तुम जानते हो क्या? प्रदेशी बोला, हां गुरुदेव जानता हूं। देखिए, ये जो कलाचार्य शिल्पाचार्य जो संसार में होते हैं, शिल्प सिखाने वाले कलाचार्य शिल्पाचार्य जो भी, उनको तो उपलेपन सम्मार्जन उनका किया जाए, पुष्प फूल स्नान उनको कराए, जब फूल अर्पित कर दे, उनको भोजन कराए और जीविका योग्य विपुल उनको प्रीति दान दे दे, आर्थिक अनुदान दे दे, और तो जो भी उनके पुत्र पौत्र आदि के योग्य जीविका की व्यवस्था कर दे। जो सांसारिक आचार्य हैं वो कलाचार्य, उनके परिवार की व्यवस्था कर दे, यह उनके प्रति एक भक्तिपूर्ण व्यवहार हो जाता है। अब रही बात कि धर्माचार्य, उनके साथ कैसे विनय प्रतिपत्ति का प्रयोग करना चाहिए, तो बनते तो धर्माचार्य होते हैं, उनके साथ यह व्यवहार होना चाहिए कि जब धर्माचार्य को देखे उनको वंदन करे, नमस्कार करे, उनका सत्कार करे, सम्मान करे, उन्हें कल्याणकारी मंगल धर्मदेव ज्ञानवान मानकर उनकी उपासना करे। जैसे अपना तिखुत्व आयायणं वंदामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम, इस प्रकार की बात आ गई। ऐसे उनके प्रति विनय किया जाए और उनकी उपासना की जाए धर्माचार्य की, और उनको असन पान खाद्य स्वाद्य जो प्रासुक हो, ऐसणीय हो, उनसे प्रतिलाभित करे, उनको दान दे, बहराए, गोचरी कराए, वो भक्ति करे, और उनको पीठ फलक सैया संस्तारक भावना भाई में जो पाठ बादुठ आदि उनकी भावना भाई वो दे। इस प्रकार धर्माचार्य की विनय प्रतिपत्ति की जाती है, की जानी चाहिए। तब केसी बोले कि प्रदेशी, तुम इतना जानते हो कि धर्माचार्य के प्रति कैसे विनय का व्यवहार होना चाहिए, फिर भी देखो तुमने मेरे प्रति विपरीत से विपरीत, परितापजनक से परितापजनक, प्रतिकूल से प्रतिकूल, प्रतिलोम से प्रतिलोम और विरुद्ध से विरुद्ध व्यवहार करके मुझसे बिना क्षमा मांगे ही तुम श्वेतविका नगरी की ओर जा रहे हो। तुमने खमत खामना भी नहीं किया, मेरे से सीधे जाने को तैयार हो गए हो। तुम जानते हो धर्माचार्य का कैसे होता है सम्मान, तो तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। यानी हम याद करें कि वो उसने ये जड़ है, मूड है, ऐसे क्या क्या सोचा था मेरे प्रति, तुमने खमत खामना भी नहीं किया, ऐसे ही जा रहे हो। तो प्रदेशी बोला, बनते ऐसा है, मैं जानता हूं मेरे मन में ऐसा विचार आया था और मैंने आपकी एक तरह से विपरीत से विपरीत, परितापजनक से परिताप, ऐसा यानी व्यवहार जो किया है, तो उसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। परंतु मैं किस रूप में करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि कल प्रातः काल सूर्य उदय होने के बाद, पो फटने पर, जब सूर्य तेज से दीप्यमान होने पर, मैं अपने अंतःपुर और परिवार के साथ आपके पास आऊं और फिर वंदन नमस्कार करके इस अपराध के लिए मैं विनय पूर्वक आपसे क्षमा याचना करूंगा। अकेला नहीं, मैं परिवार के साथ आऊंगा, सबके सामने आपसे मैं, मेरे जो असाधनापूर्ण व्यवहार हो गया है उसके लिए मैं आपसे उन सब के सामने क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कह करके वह प्रदेशी जिस दिशा से आया था उधर
उस दिशा में लौट गया, चला गया। अब दिन बीता, रात बीती, अब अगले सूर्योदय की तैयारी, और सूर्य उदय हुआ। अब वह राजा प्रदेशी अपने अंतःपुर परिवार के साथ संपरिवृत हो कुमार श्रवण केशी की तरफ आगे बढ़ता है। और जब कुमार श्रवण केशी का मानो स्थान आ गया निकट, तो विधिवत कि जो विधि एक सचित्र द्रव्य है पास में साधुओं के ठिकाने में आए तो सचित्र वस्तु को पहले दूर उससे मुक्त हो जाना, तो सचित्र द्रव्यों को छोड़ देना, और अचित द्रव्यों को भले नहीं छोड़ना। जैसे अचित चीजें हैं अपनी प्रमार्जनी है, एक मान लो जो भी धार्मिक वो तो पड़े हैं, उनको नहीं छोड़ना। और कोई जो विधि रही है एक साटक करना, उत्तरासन करना, और जब वो कुमार श्रवण किसी जो भी विधि है दिखाई दिए हाथ जोड़, गुरु दिखाई दिए हाथ जोड़ लेना। जब वो आए वो प्रदेशी गुरु जी दिखाई दे रहे हैं तो हाथ जोड़ लो। चक्षुत्था से जो आंख के सामने दिखने लग गए हाथ जोड़ लो, और एकाग्रता रखो गुरु के पास बंधन आदि में तो भी। अब वो कुमार श्रवण किसी के पास राजा पहुंच जाता है। आया तो एकदम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा। उस जमाने की जो विधि रही हो, एक तो विधि यह कहते हैं कि ऐसे पीछे चक्कर लगाना, एक विधि यह भी कहे जैसे वो गुरु जी बैठे हों तो आकर के यों जैसे मंदिर में फेरी लगाते हैं ना, कि ऐसे चक्कर लगाना गुरु के। एक विधि यह भी उल्लिखित मिलती है। वर्तमान में हमारे विधि है भी कैसे खुद तो ऐसे 3 बार करके ऐसे बैठ के बंदामी नमंसामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवियम चेयम पुज्वासामी मत्थ एण बंदामी, यो 3 बार यों उठ बैठ के वंदना करने की वर्तमान में विधि है। उसकी उस जो विधि रही होगी जैसा भी किया होगा, तो यहां उल्लेख है प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया, और अपने कृत अपराध के लिए बार बार सम्यक विनय पूर्वक गुरु जी से क्षमा याचना की। कितना बड़ा विनय का व्यवहार किया है। यह विनय प्रति हुई। अब राजा के साथ परिवार था, रानी भी थी, वो परिवार साथ में था, तो राज घराने का परिवार भी था, और शायद और भी परिषद रही होगी। तो उस परिषद के मध्य फिर आचार्य यानी वो कुमार श्रवण केशी ने प्रवचन किया, चातुर्यामिक धर्म का कथन किया। तो प्रवचन का यानी कथा सुनने का भी मानो अवसर मिला जो भी। अब यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब राजा प्रदेशी वापिस जाने को तैयार हुआ। सारा वंदना होगी, क्षमा याचना हो गई, व्याख्यान हो गया, अब जाने की तैयारी में आ गया। तब फिर कैसी उसे बात कहते हैं, तो गुरु भी कितने कि कैसे इसको भर दूं, बात बार बार प्रेरणा दे दूं इसको। अब फिर प्रेरणा दे रहे हैं गुरु मिले तो कैसे बार बार प्रेरणा, यह नहीं किया, यह करो, यह। अब और एक प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रदेशी माणम तुमम पयेसी पुव्यम रमणिज्य भवित्ता पच्छा एरमणिज्य भविज्जासी जहां से वन संडे इवा नट्यशाला इवा इक्खुवाड़े इवा खलवाड़े इवा। प्रदेशी देखो, तुम पहले रमणीय बनकर बाद में अरमणीय मत बन जाना। जैसे वह बनखंड, नाट्यशाला, इक्ष्वाटक और खलवाटक। तो प्रदेशी ने जिज्ञासा की, कहमणम बनते वन संडे पुव्यं रमणिज्य भवित्ता पच्छा अरमणिज्य भवती। बनते यह वनखंड पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय कैसे होता है? प्रदेशी, जब कोई यह वनखंड उद्यान बगीचा हो, जब
पत्तों से युक्त, पुष्पों से युक्त, फलों से युक्त, हरियाली से देदीप्यमान और आभा से अतीव अतीव उपशोभायमान रहता है, तब वन खंड रमणीय होता है। जब बगीचे बाग में खूब पेड़ पौधे फल फूल सब अच्छे हो, फलों से लदे हुए पेड़, इतने फूल, सुगंध आ रही है, तो वह उद्यान वन खंड है, बड़ा रमणीय लगता है, बड़ा रमणीय लगता है। किंतु जब बाद में वो पत्ते पत्ते पीले पीले होकर नीचे गिर जाएं, पत्रों से युक्त नहीं होता, बिना पत्तों का सा वो पेड़ हो जाए, फूल नहीं रहते हैं, फल नहीं रहते हैं, हरियाली में दम नहीं रहता है, हरियाली नहीं रहती है उस रूप में, कोई शोभा आभा नहीं होती है, वो जीर्ण शीर्ण गिरे हुए पत्ते बिखरे पड़े, ये पत्ते यहाँ पत्ते बिखरे हुए, पैरों में आ रहे हैं पत्ते, ऐसा हाल जब उद्यान का वनखंड का होता है और शुष्क वृक्ष की तरह म्लान वो हो जाता है, ऐसे पेड़ हो जाते हैं, तब वह वनखंड उद्यान रमणीय नहीं लगता, रमणीय नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है। प्रदेशी बोला, भंते तो नाट्यशाला पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय कैसे होती है? कुमार श्रवण केशी ने कहा, जब नाट्यशाला में गीत गाए जाते हैं, वाद्य बजाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, अभिनय किया जाता है, हास्य वो विदूषक कर्म वो हास्य होता है, क्रीड़ा होती है, तब नाट्यशाला रमणीय होती है। तब नाट्यशाला में नाटक का प्रोग्राम हो, वो विदूषक आता है, बार बार जोकर जोकर वो आता है और हंसी हंसाते बात बात कह के हंसाता रहता है, तो और वो अच्छे गीत नृत्य बाजे होते हैं, नए अभिनय होता है, तब वो नाट्यशाला कितनी रमणीय लगती है। जब कार्यक्रम संपन्न हो जाए, न गीत गाए जाते हैं, न वाद्य बजाए जाते हैं, न नृत्य होता है, न अभिनय किया जाता है, न हास्य होता है, न क्रीड़ा होती है, तब नाट्यशाला अरमणीय होती है। ठीक है, तो भंते इक्षु वाटक पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय कैसे होता है? प्रदेशी देखो, जब इक्षु वाटक, ये ईख का कोई खेत हो, इक्षु का, ईख का बाड़ा, उसमें ईख छेदा जाता है, भेदा जाता है, पेरा जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है और दिया जाता है, तब इक्षु वाटक रमणीय होता है। गन्नों का खेत हो, गन्नों से रस निकाला जा रहा हो, लोग गन्ने खा रहे हैं, कोई इक्षु रस पी रहा है, लोगों की भीड़ है, तो इक्षु वाटक रमणीय लगता है। बाद में जब वो काम सारा संपन्न हो जाए, ईख न छेदा जाता है, न भेदा जाता है, न पेरा जाता है, न खाया जाता है, न पिया जाता है और न दिया जाता है, और ये इधर फूंतरे फूंतरे सब ऐसे गिरे होते हैं, ऐसा सब, तो फिर वो इक्षु वाटक अरमणीय होता है। तो बनते खल वाटक पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय कैसे होता है? देखो, जब खल वाटक में धान्य रखा जाता है, कूटा जाता है, मर्दन किया जाता है, पवन किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, दिया जाता है, तब वह खल वाटक रमणीय होता है। जब ये खल वाटक हो, जहाँ ये धान कूटा जाए, खाया जाए, पिया जाए, इतना धान है, तो वो रमणीय लगता है खल वाटक। बाद में जब धान्य न रखा जाता है, न कूटा जाता है, न मर्दन किया जाता है, न पवन किया जाता है, न खाया, ऐसी स्थिति होती है, तो वह खल वाटक, अब वो अनाज वाला वो खल वाटक अरमणीय बन जाता है। इसलिए प्रदेशी ऐसा कहा जाता है कि तुम पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय मत बन जाना। जैसे वह वनखंड, नाट्यशाला, इक्षु वाटक और खल वाटक, तो तुम जा रहे हो, अब अभी जैसे रमणीय हो, तुमने नियम लिए, श्रावक या धर्म स्वीकार किया, अभी तुम धर्म की दृष्टि से रमणीय बन गया प्रदेशी, वापिस अरमणीय न बन जाए।
तो प्रदेशी ने एक मानो आश्वासन दिया, विश्वास व्यक्त किया कि भंते नो खलु भंते अहम पुव्यम रमणिज्ये भविता पच्छा अरमणिज्ये भविष्यामि जहां से वन संडे इवा नट्यशाला इवा इक्षुवाड़े इवा खलवाड़े इवा। कि भंते ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय नहीं बनूंगा। जैसे आपने बताया वनखंड, नाट्यशाला, इक्षुवाटक और खलवाटक की तरह मैं अब ऐसा अरमणीय नहीं बनूंगा। और गुरुजी मैं एक बात और बताई कि मैं कुछ व्यवस्था करना चाहता हूं अपने राज्य में। वो बताई प्रदेशी ने कि शेतवी का नगरी आदि 7,000 गांव हैं, उनके मैं 4 भाग करूंगा, 4 भागों में बांटूंगा। एक भाग तो सेना को दूंगा, एक भाग कोष्ठागार में निक्षिप्त करूंगा, एक भाग अंतःपुर को दूंगा, एक भाग से विशाल कूटागार शाला बनाऊंगा। वहां प्रदत्त वेतन और भोजन का भोग करने वाले बहुत से पुरुषों द्वारा विपुल असन पान खाद्य स्वाद्य तैयार करवाकर बहुत से श्रमणों, महानों, भिक्षुओं, राहगीरों को वितरित करता हुआ बहुत शील व्रत, गुण व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषदोपवास से अपने को भावित करता हुआ विहरण करूंगा। कि मैं गुरुजी ऐसी व्यवस्था भी करूंगा और जो 4 हिस्सों में एक हिस्सा होगा ना, उससे दान देना, दान दो। जो ये भिक्षु है, राहगीर है, श्रमण, महान और हैं, इनको मैं वो असन पान खाद्य स्वाद तैयार करवा करके उनका वितरण दान करवाऊंगा, वो काम करूंगा, दान करूंगा। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में शील व्रत, गुण व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषदोपवास, इनसे अपने आप को भावित करता हुआ रहूंगा। तो इसलिए यानी मैं अरमणीय नहीं बनूंगा, मैं त्याग, प्रत्याख्यान, धर्म का पालन करूंगा और व्यवस्था के हिसाब से भी मैं यह काम भी करूंगा। गरीब जैसे कोई भिक्षु मंगते, भिखारी या जो श्रमण, उनको दान की व्यवस्था करूंगा, भोजन की व्यवस्था का दान कराऊंगा, यह काम भी करूंगा मैं। इस प्रकार की आश्रय अपने अभिव्यक्ति कुमार श्रमण केसी के सामने उसने प्रस्तुत कर दी है। अब इस बात बताने के बाद अब राजा कैसे प्रस्थान करता है अपने नगरी की ओर, क्या घटना आगे घट जाती है, आदि बातें यथासंभव आगे आ सकेंगी। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।